प्रणाम। आज के वीडियो के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं कि जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे बहुत स्पेशल बनाता है, बहुत खास बनाता है। तो आज के वीडियो में हम सब कुछ संस्कृत लैंग्वेज के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में जहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज कम से कम नहीं तो 5 से 6 हज़ार साल पुरानी हो चुकी है, आज के समय में भी उसका सिग्निफिकेंस काफ़ी हाई है। क्योंकि नासा के कई लोगों ने, कई साइंटिस्ट ने ये बात बोली है कि एआई के लिए भी संस्कृत लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। यानी संस्कृत लैंग्वेज भले कितनी पुरानी हो, कितने टाइम से ये यूज़ करी आ रही हो, पर आज आधुनिकता के दौर में भी संस्कृत लैंग्वेज का एक अपना सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले हम जानते हैं संस्कृत लैंग्वेज के अंदर और क्या खास चीज़ है। आप एक चीज़ नोटिस करें, अगर आप संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो वो फ़ोनेटिक लैंग्वेज में आती है। अब फ़ोनेटिक लैंग्वेज क्या होते हैं? फ़ोनेटिक लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होते हैं जिनके अंदर जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश एक फ़ोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। अगर आपने कुछ इंग्लिश में लिखा है जैसे कि रैट, वॉल, क्रॉल, इन सब की स्पेलिंग अलग होती है। वहीं अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के अंदर आप जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं। आप किसी भी साउंड को चाहें तो लिख सकते हैं, किसी भी साउंड को चाहें तो आप मार्क कर सकते हैं। इसकी वजह से संस्कृत लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा उपयोगी बन जाती है और ये फ़ोनेटिक लैंग्वेज में से एक आती है। अब इसके बाद संस्कृत लैंग्वेज की एक और ख़ासियत है। संस्कृत लैंग्वेज के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है उसका सिग्निफिकेंस वही का वही रहता है। इसको मैं क्लैरिफाई करने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। राम इज़ गोइंग, अगर आप इसको थोड़ा-सा वर्ड्स को इधर-उधर करें, इज़ राम गोइंग तो मीनिंग अलग हो गया। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज़ राम गोइंग? क्या राम जा रहे हैं? अगर आप इसके बाद बोलते हैं राम इज़ गोइंग तो दैट मीन्स कि हाँ, राम जा रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं गोइंग इज़ राम तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आता और ये ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम संस्कृत की बात करें तो यहाँ पे आप सेम सेंटेंस में अगर आप शब्दों को इधर-उधर भी कर देते हैं तो उसका मीनिंग काफ़ी सेम निकलता है। फॉर एग्जाम्पल रामः गच्छामि, गच्छामि रामः, आप देख रहे हैं दोनों जगहों पे सबको क्लियर हो रहा है कि राम कहीं पे जा रहे हैं और इसका दोनों तरफ पे सेम मतलब निकल के आता है। आप किसी भी चीज़ को किसी फॉर्मेट में लिखें, किसी फॉर्मेट में पढ़ें, आप उसको सीक्वेंस को चेंज कर दें तो भी मीनिंग काफ़ी सिमिलर निकल के आता है और ये संस्कृत की एक बहुत बड़ी ब्यूटी है। अब आते हैं हम संस्कृत के तीसरी स्पेशल चीज़ पे, वो है कि इसके अंदर जितने सारे काव्य लिखे गए हैं। संस्कृत के अंदर जितने काव्य, कहानियाँ, पंक्तियाँ लिखी गई हैं, वो शायद किसी और लैंग्वेज में हमें कभी मिलती ही नहीं है। क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी रचनाएँ लिखी गई हैं, बहुत सारे डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं, बुद्धिमान लोग हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग हुए हैं, जैसे पाणिनि जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, महर्षि पतंजलि का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो हम ये जानते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर हमें बहुत सारे ग्रंथों के बारे में पता चलता है। उनके अंदर से हम व्याकरण के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और संस्कृत के व्याकरण काफ़ी गूढ़ है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, येट काफ़ी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे हम कर्ता ने कर्म को हम बहुत सारे तरीके से एक सेम चीज़ को समझते हैं और हमारे पास बहुत रिच लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। जो हमारी फोर्थ सबसे बड़ी चीज़ आती है संस्कृत की, वो ये आती है कि आप इसमें हर एक चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं, सूत्रबद्ध तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप फॉर्मलाइज कर सकते हैं, फॉर्मूले की तरह किसी चीज़ को संक्षिप्त में लिख सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं महर्षि पतंजलि के माध्यम से, तो वहां पे वो कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। अब यहाँ पे योग चित्त की वृत्ति का निरोध है, यह इन्होंने सिंपली बता दिया। पर अगर हम इसका व्याख्यान करने जाएं तो बहुत सारे शब्द की जरूरत होगी, तब जाके हम समझ पाएंगे कि उन्होंने इतनी छोटी पंक्ति में क्या लिख दिया। यानी कि संस्कृत के अंदर हर एक चीज को संक्षिप्त में लिखना बहुत इजीली पॉसिबल होता है, बहुत आसानी से हम ये चीज कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर हम किसी भी संस्कृत ग्रंथ के बारे में बात करें तो उनका साइज कई बार सिग्निफिकेंटली कम होता है एज कंपेयर टू देयर ट्रांसलेशन। तो आप कभी भी देखिए, अगर आप संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, परंतु जब संस्कृत की बात करी जाती है तो वो बहुत छोटे में किसी चीज को लिखा जा सकता है। तो ये संस्कृत की एक बहुत
बहुत बड़ी खासियत है। संस्कृत की ये भी बहुत बड़ी खासियत है कि ये करीब 5000 सालों से जीवंत है और आज तक इस्तेमाल करी जा रही है। इसका इफ़ेक्ट हमें बहुत सारे लैंग्वेजेस में मिलता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि यह हर एक भाषा की जननी भी कही जाती है और इसका इन्फ्लुएंस कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में रहा है। यानी हम संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को बहुत सारी अलग-अलग जगहों पे यूज़ होते हुए देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि संस्कृत की उपयोगिता कितनी ज़्यादा है। अगर आप कर्म शब्द का इस्तेमाल देखें, कर्म शब्द का इस्तेमाल आपको पूरे वर्ल्ड में मिलता है। कई जगहों पे इसको कर्मा की तरह बोला जाता है और कर्मा पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये संस्कृत से आए हैं और संस्कृत लैंग्वेज वाइड स्प्रेड थी पूरे वर्ल्ड में। इसके सिवा संस्कृत की एक और विशेषता है कि संस्कृत के अंदर हमारी साइंटिफिक और मेडिकल नॉलेज भी मिलती है। जैसे कि हम बात करें सुश्रुत संहिता की, सुश्रुत संहिता के अंदर हमें आचार्य सुश्रुत या महर्षि सुश्रुत ने बहुत सारी आयुर्वेद की नॉलेज दी है, यानी मेडिकल सिग्निफिकेंस भी उसका काफ़ी हाई है। आप आयुर्वेद की बात करें तो आज तक आयुर्वेद बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है और डिस्पाइट ही कंटेम्प्रेरी मेडिसिन या वेस्टर्न मेडिसिन आज के वर्ल्ड में आ चुकी हैं, पर इसके बावजूद भी आयुर्वेद ने अपने सिग्निफिकेंस को कम नहीं किया है। आयुर्वेद आज भी काफ़ी अच्छा है और लोगों की हेल्थ को, लोगों के स्वास्थ्य को काफ़ी अच्छे तरीके से हील करता है। इसके साथ में आपने आचार्य आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, ऐसे पाणिनि जी का नाम सुना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और ग्रामर को भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। यानी कि जो संस्कृत है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस या फिलोसॉफिकल लैंग्वेज नहीं है, इसके साथ में ये साइंटिफिक और साथ में मेडिकल लिटरेचर को भी होस्ट करता है। यानी यहाँ पे हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ एवरीथिंग मिलता है, यानी हमारे पास लिटरेचर बहुत हाई क्वालिटी का मिलता है। और एक और विशेषता जिसके बारे में हम लगातार इस वीडियो में बात करते हैं वो ये है कि संस्कृत का पूरे वर्ल्ड में एक कल्चरल इम्पैक्ट रहा है। संस्कृत की वजह से बहुत सारी लैंग्वेजेस फॉर्म हुई हैं। वो स्टार्ट हुई किसी एक जगह से, फिर लेटर ऑन वो एक्सपैंड होती गई। और आप अगर एक चीज़ नोटिस करें तो जैसे लैटिन कई बार इंग्लिश यानी कि रोमन लैंग्वेज का काफ़ी कोर माना जाता है, परंतु आज के समय में अगर इंग्लिश के अंदर आप लैटिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो आप पाएंगे उसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है। परंतु अगर आप संस्कृत लैंग्वेज को कहीं भी आज के लैंग्वेज में यूज़ करें, यानी कि जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं, आप हिंदी के अंदर कोई संस्कृत शब्द लगा के देखें तो उसकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कोई मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, उसी जगह मैं बोलूँ कोई मुझे बहुत आकर्षक लग रहा है, तो उसकी मीनिंग कोई खास चीज़ नहीं होती और कई बार उसकी मीनिंग काफ़ी ग्लोरीफाई हो जाता है एज कंपेयर टू लैटिन, जो कि एक वेस्टर्न साइड की एक प्राचीन लैंग्वेज मानी जाती है। तो संस्कृत लैंग्वेज स्टिल आज के समय में जीवंत है और पूरी तरीके से थ्राइव कर रही है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि संस्कृत लैंग्वेज की उपयोगिता हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि नासा के बहुत सारे साइंटिस्ट आज के समय में एआई के लिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्कृत को एक उपयुक्त लैंग्वेज मानते हैं। इसके लिए वो डिफरेंट अपनी टिप्पणियां देते हैं, डिफरेंट रीजनिंग बताते हैं। और आपको एक बात पहले बता दूं कि नासा और संस्कृत का रिलेशन काफ़ी पुराना है। काफ़ी समय से चाहे जर्मन साइंटिस्ट हों जो कि बाद में नासा ज्वाइन कर गए थे जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, और उस टाइम में चाहे हमारे जर्मन साइंटिस्ट हो, चाहे हमारे अलग-अलग वर्ल्ड के किसी भी एरिया के साइंटिस्ट हो, हर कोई संस्कृत लैंग्वेज का कोई ना कोई लिटरेचर अपनी लाइफ में ज़रूर पढ़ता है। आई एम श्योर आपने ओपेनहाइमर, ऐसे न्यूटन, आइंस्टाइन, बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के किसी न किसी काव्य को पढ़ा है। तो मैं आपको वहाँ नासा के एक साइंटिस्ट के एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा जिस स्टेटमेंट के अंदर वो संस्कृत की उपयोगिता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बता रहे हैं। वो कहते हैं कि संस्कृत एक वो भाषा है जो कम से कम 1000 वर्ष की अवधि के बाद भी जीवंत है। इसमें बहुत सारे साहित्य मिलते हैं, बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। इसके साहित्यिक मूल्य कार्यों के अलावा एक लंबी दार्शनिक परंपरा भी रही है, जैसे कि इसके अंदर हमें महाभारत, रामायण ये सब भी मिलते हैं। और आज के समय में भी इसकी जो अस्तित्व है वो तीव्रता के साथ देखने को मिलती है। इसके अलावा संस्कृत के अंदर हमें जो व्याकरण मिलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके साथ बहुत कम छेड़छाड़ किया गया है, वो काफ़ी हद तक अपने प्योर फॉर्म में है। ऑन दी अदर हैंड बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो आई वो अपने प्राचीनतम रूप से काफ़ी अलग हो चुकी है, अपने प्राचीनतम रूप से काफ़ी डेविएट हो चुकी है। यानी कि संस्कृत लैंग्वेज अपने उसी मूलभूत स्वरूप में है जैसे कि वो कई हजारों वर्षों पहले थी। तो ये स्टेटमेंट था हमारे
रिक ब्रिक्स का, जो नासा के अंदर एक साइंटिस्ट है और उन्होंने संस्कृत के ऊपर ये स्टेटमेंट दी है। एक और विशेषता जो संस्कृत की है वो ये है कि इसके अंदर आपको कोई गाली नहीं मिलेगी, कोई बैड वर्ड्स नहीं मिलेंगे। आपको शायद मूर्ख मिले, आपको अज्ञानी मिले, पर कोई बहुत बुरे शब्द इसके अंदर आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि कभी भी संस्कृत के अंदर बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। किसी भी व्याकरण, किसी भी जगहों पे हमेशा मान मर्यादा का ध्यान रखा गया है जब भी संस्कृत का इस्तेमाल हुआ है। इसके अतिरिक्त संस्कृत की एक और विशेषता है, जैसे कि यहाँ पे हर एक शब्द का एक मूलभूत रूप होता है, एक धातु होती है जिससे वह मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम योग की बात करें तो ये युज धातु से मिलकर बना है, और जो युज धातु होता है इसका मतलब होता है जोड़ता। तो जहां भी हम देखते हैं योग शब्द आ रहा है, वहां पे युज धातु का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार हर एक शब्द को आप जोड़ के तोड़ के देख सकते हैं और उसका एक मूलभूत रूप हमें मिलता है। जैसे कि विद्यालय एक शब्द हो गया, यहाँ पे विद्या प्लस आलय यानी विद्या का घर बन जाता है। अगर हम जितेंद्र बोल रहे हैं तो जीत प्लस इंद्र बन जाता है। इस प्रकार हम ये जानते हैं कि संस्कृत काफ़ी लॉजिकल है। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उनको अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हर शब्दों का एक मीनिंग होता है, हर एक मीनिंग को हम ट्रेस कर सकते हैं। इसकी वजह से जो संस्कृत लैंग्वेज है ये काफ़ी उपयुक्त बनती है। इसका जो मीनिंग होता है उसको प्रिपेयर करने का एक सिस्टम है। ऐसे नहीं है कि हम किसी चीज़ को कुछ भी नाम दे देंगे। उसका नोमेनक्लेचर कैसे उसका नामांकरण होगा वो भी लिखा गया है। यानी कि जैसे कि अगर केमिस्ट्री की बात करें, किसी कंपाउंड का नाम हमें लेना होता है तो हम डिसाइड करते हैं कि इसका नाम कैसे रखा जाएगा। जैसे कि पॉलीथीन होता है तो पॉली इथाइलिन, उसको मिला के हमारा पॉलीथीन बनता है, तो उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया है कि इथेनॉल को क्या बोला जाएगा, इथेनाइल को क्या बोला जाएगा। इस प्रकार संस्कृत के अंदर भी एक पूरा सिस्टम है, यानी ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता चली होगी कि संस्कृत की उपयोगिता क्यों है इतनी ज़्यादा, संस्कृत की इतनी ज़्यादा प्रशंसा पूरे विश्व में क्यों होती है, और आप इस वीडियो से कुछ नए जान पाए होंगे। मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है कि आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि कौन-सी वीडियो अगली आप देखना चाहते हैं, आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, जिससे मुझे थोड़ी हेल्प मिले आपके पसंदीदा टॉपिक को डिसाइड करने में। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें और अपनी पूरी फैमिली को, अपने लोगों को, दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएँ, हमारे चैनल के बारे में बताएँ, जिससे हम ग्रो कर सकें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और आप अगली ये वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ साई ऑफ रिलीफ।